नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। आज हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा झांसी महानगर कपिल बिरसोनिया जी। तो उनसे जानेंगे कि उनके मोर्चे ने पिछले 1 साल में क्या काम किया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार विवेक जी, सबसे पहले तो आपका हृदय से आभार। जो भाई साहब आपने के मोर्चे ने क्या क्या काम किए पिछले 1 साल में? देखिए, निश्चित तौर पर विवेक जी, अनुसूचित मोर्चा भारतीय जनता पार्टी झांसी महानगर निरंतर तौर पर आगे बढ़ चढ़कर कार्य कर रहा है और हमने इन 1 वर्षों में 2022 में जो विधानसभा चुनाव रहा उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। अभी इसके अलावा हमने कई जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का बहुत ही जोरदार तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली। मैं आपके तमाम अनुसूचित वर्ग के जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियां बड़े चाहे फल वितरण हो, चाहे स्वच्छता मिशन हो, चाहे तमाम तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जो कार्यक्रम आए उन कार्यक्रमों को बहुत अच्छी तरीके से करने का काम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा झांसी महानगर ने किया है। सरस्वती शिशु मंदिर के एक टीचर के द्वारा राजस्थान के जालौर में एक दलित छात्र को पीटा जाता है और उसकी दुखद मृत्यु होती है। तो इस पर विपक्ष कहता है आरएसएस की संस्कृति है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष को कोई मुद्दा इस समय है नहीं। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधान जालौर वाली घटना पे बोलिए आप। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं आ रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से दलितों की हितों की चिंता करने का कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा और योजना है वो दलितों के उत्थान के लिए चलाई है। आज दलित पूर्णतः अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो। लेकिन विपक्ष के पास मुद्दा विहीन है। किस प्रकार से दलितों का वोट कांग्रेस ने लेने का काम किया और आज तक कभी दलितों का उत्थान कर पाई क्या कांग्रेस? कभी नहीं कर पाई। नहीं, जो मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। राजस्थान की जो घटना हुई है वो काफ़ी दुखद है। घटना इस प्रकार की किसी भी राज्य या किसी की भी सरकार में हो घोर निंदनीय है और मैं पूर्णतः निंदा करता हूँ इस घटना की। लेकिन आप एक ये चीज़ देखिए कि विपक्ष जिस प्रकार से मुद्दों को भुनाने का प्रयास कर रहा है वो आप राजनीति करने की अपेक्षा। जो ऊना में हुआ था दलितों के साथ, गुजरात के ऊना में जी, गौ हत्या के आरोप में 4 दलितों को पीटा गया था। जी, चाहे हाथरस ले लो चाहे कहीं ले लो, विपक्ष कहता है कि दलितों पे अत्याचार जब से मोदी सरकार आई है जब से बढ़े हैं। देखिए, विपक्ष का देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विपक्ष के लिए मैं एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी हमसे, ये इल्ज़ाम है हम पर चमन की बेवफाई का। मगर जिन्होंने रौंद डाला अपने कदमों से चमन को, वो दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। आप देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी, प्रमोशन में आरक्षण का बिल किन्होंने फाड़ा? समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद ने फाड़ा। आप ये बताइए, उस समय के बहुजन समाज पार्टी की सरकार जाती है और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, जितने भी प्रमोशन में आरक्षण के बिल के तहत लोग जो थे, डायरेक्ट डिमोशन देने का काम अखिलेश यादव की सरकार ने किया। कांग्रेस सरकार ने 50 वर्षों तक 70 वर्षों तक राज किया। उत्तर प्रदेश में भी कई बड़े समय तक वे रहे, लेकिन क्या दलितों को उत्थान करने का काम किया? नहीं किया। आज हम अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना देते हैं, किनके परिवारों पर जाती है? सबसे ज़्यादा दलितों के परिवार। एक मिनट विवेक जी, आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना क्या था? अंत्योदय का सपना, कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का उदय करना। और आज आप ये बताइए कि समाज की अंतिम पंक्ति में कौन व्यक्ति खड़ा है? सबसे ज्यादा दलित व्यक्ति था जिसकी स्थिति सामान्य वर्ग के बराबर नहीं थी। उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हो जी। तो उज्ज्वला योजना में अभी सामने आया है कि व्यक्ति उज्ज्वला योजना में सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन वो उसकी यूज का ही नहीं है, 1100 का सिलेंडर हो गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की चीज़ें निरंतर तौर पर होती रहती हैं और महंगाई है या नहीं है, आप मानते हैं नहीं मानते?
महंगाई के मुद्दे पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि लोगों ने एक छोटी सी चीज़ को बड़ा बनाने का काम किया है। निश्चित तौर पे महंगाई का जो मुद्दा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महंगाई निरंतर देश के विकास के लिए महंगाई भी आवश्यक है। महंगाई आवश्यक है। यस, उसका कारण है कि जिन देशों, आप एक बात बताइए, आपके पिताजी या हमारे आपके पूर्वज जब नौकरी किया करते होंगे तो उनकी तनख्वाह कितनी होगी? 1.5-2 रुपये। आज कर्मचारी 80,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, तो स्वाभाविक है कि उस हिसाब से महंगाई। अगर हमें जमाने को आगे बढ़ाना है, सरकारी कर्मचारी कितने? एक सेकंड, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमें जमाने को आगे बढ़ाना है तो निश्चित तौर पे हमें महंगाई एक है। आप एक बात बताइए, जब हम 7वां वेतन लगाते हैं तो हमें जो व्यापारी है वो अपने चीज़ों के रेट बढ़ाएगा, स्वाभाविक है। और अगर हमारा वेतन बढ़ता है तो महंगाई का मुद्दा, आप एक बात बताइए, महंगाई का मुद्दा तो उन लोगों ने नहीं कर पाए सॉल्व जिन्होंने की सरकार 2012 में जनता ने बहुत बुरी तरीके से धकेल दिया। आप एक बात बताइए, महंगाई का मुद्दा, महंगाई का जो आपने प्रश्न किया है, महंगाई देखने में अपेक्षाकृत है, लेकिन अगर स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो आज जो चीज़ आप 5 रुपए की खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं 1 रुपए की थी, है ना। तो जब लोगों के वेतन बढ़े, लोगों की आय के साधन बढ़े, एक सेकंड, लोगों की आय के साधन बढ़े तो स्वाभाविक है कि महंगाई का बढ़ना अति आवश्यक है। नहीं, आप बोले सरकारी कर्मचारी की सैलरी, सरकारी कर्मचारी सिर्फ 1% है, ठीक है, और 99% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है। ठीक बात है। तो वो भी तो पिस जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक आप किसी भी वर्ग के व्यापारी को उठाइए, छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी या बड़े उद्योगपति, आप एक बात बताइए मुझे, एक मिस्त्री की जो लेबर का जो आप कॉस्ट पहले आप, एक सेकंड में आपको मैं उसी पर आ रहा हूँ, सुनिए, 350 रुपये 400 रुपये देते थे, आज आप 700 रुपये दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी आय में भी तो बढ़ोतरी हुई ना। तो स्वाभाविक है जब हर व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होगी तो स्वाभाविक है कि महंगाई का बढ़ना स्वाभाविक है कि बढ़ेगी। आज आप बताइए कि 1 रुपये का समोसा आप खरीद कर मुझे बताइए, नहीं बढ़ेगा, नहीं होगा। तो स्वाभाविक है, स्वभाव है कि महंगाई, जिस प्रकार से लोगों ने महंगाई के मुद्दे को बनाया है वह महंगाई मुद्दा नहीं है आपके लिए। महंगाई मुद्दा एक पार्ट हो सकता है, लेकिन हमने उस पर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करने का काम किया है। महंगाई से मुद्दा के बाद अगर मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, आप देखिए पेट्रोल, यूपी की बात, एक सेकंड, यूपी की आप बताइए, पेट्रोल की सबसे कम कीमत कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। आज मध्य प्रदेश जाने, मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार में आप जहाँ तक हम संभव हो सकता था हमने महंगाई पर कंट्रोल करने का काम किया है। अगर महंगाई की बात हो गई, अब बेरोजगारी पे आते हैं जी, तो बेरोजगारी को मानते हैं मुद्दा है या नहीं है? देखिए, बेरोजगारी तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारी तो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मुद्दा रहा ही है। किसी भी सरकार ने बेरोजगारी का मुद्दा हर पार्टी की ओर से रहा है, लेकिन बेरोजगारी को बहुत हद तक ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। बेरोजगारी का ख़त्म करने का काम किया है कि सरकारी नौकरी खत्म करने का? आप देखिए 5 लाख नौकरी रोजगार उत्तर प्रदेश की सरकार में हमने 2017 से 2022 के बीच में दिया, जिनमें 2 साल का कोरोना काल भी निकला। आप एक बात बताइए मुझे, हमने किस स्तर तक, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत अच्छी बात है, राजनीति से इतर होकर बात बताना चाहूँगा। स्वाभाविक तौर पर जब तक इस देश का युवा पढ़ लिख कर नौकरी करने के सपने देखता रहेगा, तब तक देश नौकर पैदा करेगा। जिस दिन भी युवाओं ने यह ठान लिया कि हमें पढ़ लिख कर कुछ बनने की अपेक्षा कुछ करने की आवश्यकता है, देश मालिक महिला पैदा करने का देश मालिक पैदा करेगा। और जब हम देखिए क्या है कि सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट कहाँ से निकलते हैं? इंडिया से निकलते हैं। तो पलायन हो जाता है साइंटिस्टों का। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमें पलायन होता है एक अलग विषय है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम देखिए रोजगार, बेरोजगार, पहले तो बेरोजगारी को परिभाषित करने की आवश्यकता है। बेरोजगारी किस प्रकार से परिभाषित की जाए? आपकी नज़र में रोजगार क्या है? आपकी नज़र में केवल नौकरी, सरकारी नौकरी ही रोजगार है क्या?
अगर एक व्यक्ति अपना कोई भी व्यापार करके, छोटा मोटा व्यापार करके अपना रोजगार चला रहा है तो वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, लेकिन लोगों ने इस तरह का एक ह्यूमन बिहेवियर बना लिया है कि अगर वो नौकरी नहीं करता तो बेरोजगार व्यक्ति है। पिछले 7 साल में 20 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी मांगी है, उसमें से सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। उसमें से सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। भारत सरकार के आंकड़े मैं आपसे बताना चाहूँगा, 135 करोड़ को 135 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ युवा, एक सेकंड में मैं आपको बता रहा हूँ 135 करोड़ की आबादी में सभी को सरकारी नौकरी देना असंभव है किसी भी सरकार के लिए। झांसी में सपा के बड़े नेता दीपनारायण सिंह यादव पर विजिलेंस FIR कराता है और सपा है कि दूसरे बड़े नेता श्याम सुंदर सिंह यादव की कंपनी घनाराम इंफ्रास्ट्रक्चर पे IT की रेड पड़ती है। इसको आप क्या देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं। वो जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो भरी सभा में हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। किस प्रकार से एरच घाट जो सर्वविदित है, जो झांसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो झांसी का नागरिक है, हर व्यक्ति की जानकारी में है, किस प्रकार से तमाशहीन 5 वर्षों तक बना रहा, बिना रॉयल्टी के बालू निकलती रही, स्वाभाविक है। और किस व्यक्ति ने चलाया ये भी सबको सर्वविदित है। तो जब भ्रष्टाचार करोगे तो स्वाभाविक ही जांच पड़ना। आप एक बात बताइए, देखिए भ्रष्टाचार, गुंडई, उगई, लूट करोगे तो स्वाभाविक है कि कानून का शिकंजा तो कसेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर कानून से खिलवाड़ किसी ने किया है, सजा तो उसे मिलेगी, स्वाभाविक है ये व्यक्ति। बिहार में एक घटनाक्रम हुआ कि नीतीश कुमार ने NDA छोड़कर लालू यादव के साथ सरकार बना ली और बोल रहे जो 2014 में आए थे वो 2024 में जाएंगे। जिनकी सरकार अभी JDU और RJD की मिलकर बनी है कांग्रेस के साथ, उनके उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये तो पलटू चाचा हैं। तो उनके उप मुख्यमंत्री जी आज उन्हें भले लगने लगे। आज आप जनता से धोखा करके एक RJD के साथ सरकार बना रहे हैं। एक सेकंड, आप मीडिया बंधु हैं। मैंने तो अभी कल ही न्यूज़ देखी कि एक पेट्रोल पंप पे लूट हो गई, खुलेआम एक महिला के साथ किस तरह से सड़कों पर बलात्कार हुए, किस प्रकार से ये मतलब सरकार बनने के 3-4 दिन के अंदर गुंडा राज शुरू हो गया। और दूसरी बात, जिन नीतीश कुमार ने जिनके साथ सरकार बनाई है, आप याद कीजिए कि वो किस शर्त पर समर्थन तोड़कर बीजेपी के साथ आए थे दोबारा। इसलिए आए थे कि गुंडा राज इतनी चरम सीमा पे है कि मैं इनके साथ सरकार चलाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ, इसलिए आए थे। आज वही गुंडे उन्हें अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने JDU तोड़ने की कोशिश की। देखो, ये तो मुद्दा आपको बताना चाहूँगा कि आरोप लगाना है, किसी पे कुछ भी लगा दो। आप प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ साबित करो। आपको पता, हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी परसों पुण्यतिथि थी, क्या कहा था उन्होंने कि आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी एक वोट से सरकार गिर गई थी। उन्होंने कहा था नहीं, विधायक तोड़कर, विधायक खरीद कर अगर सरकार बनानी हो या सांसद खरीद कर सरकार बनानी हो तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा। हम तो उन संस्कारों के लोग हैं, हम पर ये आरोप लगाएंगे आप? नहीं, अब अटल जी की भाजपा नहीं है, अब मोदी शाह की भाजपा है। बिल्कुल आपसे सहमत हूं मैं, लेकिन नरेंद्र मोदी या अमित शाह हैं तो हम सब अटल जी के संस्कारों के व्यक्ति। अटल जी में संस्कार तो वही है ना। कर्नाटक में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ, मध्य प्रदेश में आप बताइए, मध्य प्रदेश की घटना पे अगर आपने कवरेज किया तो बताइए मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में मैं आपको बताऊं, टूटे क्यों टूटे वो, क्योंकि सिंधिया जी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, आप मुझे कंप्लीट कर लेने दो। मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ, राहुल गांधी जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विधानसभा चुनाव में कहते हैं कि सरकार आने के 10 दिन के भीतर मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। 1 साल की सरकार आपने चलाई, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। जिन किसानों को आपने चेक दिए, 10-10, 50-50 रुपए के चेक बांटे तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार ने। और एक चीज बताऊं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कम से कम 20 बार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने का समय मांगा हो। जिस व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ मिलने के लिए समय मांगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें समय नहीं दिया।
कम से कम कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी कि मैं अपनी जनता के लिए काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो टूट कर आए। उसमें खरीद फरोख्त की बात कहाँ से आ गई? सिंधिया जी के साथ जो विधायक गए थे, अगर ग्वालियर चंबल की बात की जाए जी, तो मुरैना में 4 विधायक ने पार्टी छोड़ी थी, 3 चुनाव हारे। ग्वालियर में 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी, 2 चुनाव हारे। जो ग्वालियर चंबल संभाग था वहाँ बीजेपी अधिकतर सीटें हारी हैं। देखिए एक वो फैक्टर एक अलग हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और आप जिन सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, चूँकि जिस दिन सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी थी कांग्रेस, उस दिन कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया था कि 1857 याद है और 2020 याद है। देखिए वो एक आप जो कहना चाह रहे हैं वो विषय बिल्कुल गंभीरतापूर्ण है, इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हर व्यक्ति को समय के साथ पश्चाताप करने का अवसर देना चाहिए। और निश्चित तौर पर उन चीज़ों में मैं आपसे कहूँगा कि नो कमेंट्स। फिर आप अगर बात करें नगर निगम चुनाव की, क्या तैयारी है मोर्चा की नगर निगम के चुनाव? नगर निगम चुनाव में जितनी भी सीटें आरक्षित हैं, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपनी सुरक्षित सीटों पर लोगों को जीत दिलाने का प्रयास करें। और इस बार हमारा टारगेट है कि 60 में से कम 45 सभासद भारतीय जनता पार्टी के जीतकर नगर निगम को मजबूत करने का काम करें। विकास, चूँकि नगर में सिर्फ एलाइट, कचहरी, सिविल लाइन्स और सीपरी तनक विकास है, तो बाकी गलियों में तो टूटी फूटी रोडें हैंगी। देखिए हाँ, निश्चित तौर पर आपका कहना ठीक है, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन एनुअल रिपेयरिंग के माध्यम से तमाम जगह सुदृढ़ व्यवस्था करने का काम चल रहा है। और आप देखिए कि जहाँ एक और चाहे इससे पहले हमारे सरकार भले ही ना हो, 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन उससे पहले भी हमारी किरण वर्मा महापौर रही हैं। उन्होंने गलियाँ गलियाँ ढूंढकर रोडों को गलियों तक पहुँचाने का काम किया। आज आप देखिए कि झांसी नगर निगम किरण वर्मा जी के पास आने के बाद से किस प्रकार से गलियों गलियों तक एपेक्स डले। इसके बाद आदरणीय रामतीर्थ सिंघल जी ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के दौरान आज आप देखिए, आज आप मेडिकल बाईपास से घुसी और वहाँ से लेकर आप देखिए किस प्रकार से स्मार्ट सिटी सबसे मैं आपको बता बिल्कुल आप रोड होता यस विकास का एक पार्ट रोड भी है भैया। तो मेन रोड के अलावा गलियों में बिल्कुल है, बिल्कुल एपेक्स हर गलियों में एपेक्स डलने का काम चल रहा है। नालियाँ सुदृढ़ व्यवस्था में है और जहाँ पर कमियाँ आती हैं, देखिए क्या है, आज भी कई जगह जलभराव की समस्या होती है। जलभराव की समस्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि निरंतर एनुअल रिपेयरिंग के टेंडर नगर निगम में लगाए जा रहे हैं। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप हमारे आदरणीय महापौर जी से ले सकते हैं और विकास वो तेज़ी से करने का काम कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। धन्यवाद। आप देखते रहिए द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर वीडियो हो आपके पास। धन्यवाद। बने रहिए द आज़ाद आवाज़ के साथ।